नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था इक्विवेलेंट सर्किट, जिसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस एंड कैपेसिटेंस के बारे में, एम्पीडेंस के बारे में आप लोगों को बताया गया था कि ट्रांसफार्मर के अंदर तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिबाधा और तुल्य प्रतिघात क्या होते हैं दोस्तों। लेकिन उसके क्वेश्चंस हम लोगों ने नहीं किए थे। लेकिन क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले इक्विवेलेंट सर्किट से ही कुछ रिलेटेड कुछ बातें हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि सप्लाई वोल्टेज क्या होता है और लोड वोल्टेज क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि उसके न्यूमेरिकल्स किस तरीके के पूछे जाते हैं। दोस्तों, सबको पता होगा कि मैंने जो तुल्य सर्किट बनाया था, इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था, वो किस तरह का था, वो सभी स्टूडेंटों को पता है। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इस तरह से सर्किट था, ट्रांसफार्मर था। ट्रांसफार्मर के अंदर दो वाइंडिंग्स होती हैं, आप लोगों को पता होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। कौन कौन सी वाइंडिंग होती है मेरे दोस्त? प्राइमरी और सेकेंडरी, दो प्रकार की वाइंडिंग्स ट्रांसफार्मर के अंदर मुख्यतः होती हैं। यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, मुख्यतः ये दो हमारी वाइंडिंग्स होती हैं। प्राइमरी वाइंडिंग्स की अगर बात करें तो प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर दो चीज़ें रहती है, एक तो रेजिस्टेंस होता है और क्या होता है, एक रिएक्टेंस। होता है नहीं होता दोस्तों? यही होगा, ध्यान रखना। ये प्राइमरी वाइंडिंग है दोस्तों। सेकेंडरी वाइंडिंग इधर कनेक्टेड रहेगी, जिसके अंदर भी दो चीज़ें रहती है, एक रिएक्टेंस रहेगा और रिएक्टेंस के साथ क्या क्या क्या, क्या रहेगा हमारा, रेजिस्टेंस। हाँ जी दोस्तों, इस तरीके से हम लोग ये सेकेंडरी वाइंडिंग होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग भी हमारी इस तरह से यहाँ पर क्या रहेगी, कनेक्टेड रहेगी, क्या नहीं? तो दोस्तों, आपको अच्छी तरह से पता है कि यदि प्राइमरी को हम लोग V1 वोल्टेज गिवन करें, यहाँ पर R1 रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पर X1 रिएक्टेंस होगा और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही होगी उसको नाम क्या दूंगा, I1। यही होगा दोस्तों। और यहाँ पर जो EMF डेवलप होगा जिसे कहेंगे E1 वोल्ट, कहेंगे नहीं कहेंगे? यही होगा। सेकेंडरी के अंदर जो वोल्टेज होता है उसे बोलते हैं E2 वोल्टेज। EMF डेवलप होता है, यहाँ पर रिएक्टेंस X2, रेजिस्टेंस R2 और लोड पर मिलेगा वोल्टेज हमारा क्या, यहाँ पर लोड कनेक्टेड रहता है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसे कहेंगे दोस्तों क्या, V2 वोल्टेज। आपको अच्छी तरह से पता है, यहाँ पर कोई भी वोल्टेज देंगे उसके बाद इनके अंदर वोल्टेज ड्रॉप होगा, देन यहाँ पर EMF डेवलप होगा, यहाँ पर EMF डेवलप होगा, देन इसमें ड्रॉप होगा, उसके बाद हम लोगों को मिलेगा। तो दोस्तों, कभी आप लोगों से पूछ लिया जाए कि यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज क्या होगा, तो V1 वोल्टेज की अगर बात करेंगे तो कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, आप बताओगे? मैं जान सकता हूँ किस प्रकार से V1 वोल्टेज की वैल्यूएशन को आप लोग पता कर सकते हो। तो कैसे करोगे दोस्तों? V1 वोल्टेज जब आप लोगों को पता करना होगा, अगर मान के चलो E1 वोल्टेज दे रखा है, तो आप कहोगे दोस्तों E1 प्लस, मतलब कहने वाला डेवलप होने से पहले कहाँ खर्च हुआ, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ। तो रेजिस्टेंस पर जो खर्च होता है, वो पावर जो खर्च होती है उसे बोलते हैं एक्टिव पावर, जो किसके अकॉर्डिंग होती है, कॉस थीटा अगर पावर फैक्टर के अकॉर्डिंग होती है, क्योंकि वो कैसी पावर होती है हमारी, एक्टिव पावर होती है। तो इतना वोल्टेज कहाँ पर खर्च हुआ, रेजिस्टेंस पर खर्च हुआ। तो और किस पर होगा, रिएक्टेंस पर। वो कितना खर्च होगा दोस्तों, वो हमारा वोल्टेज जो खर्च होने वाला है वो कितना होगा बताइए, E1 वोल्टेज, क्योंकि प्लस इसलिए करोगे कि E1 का मान V1 से ऑलरेडी कम होगा, ध्यान रखना। वो कितना होगा, I1 X1 साइन थीटा। इतना वोल्टेज यहाँ पर खर्च होने वाला है दोस्तों। और इस खर्च वोल्टेज को आप लोग किसके साथ जोड़ दोगे, प्राइमरी के EMF के साथ जोड़ दोगे, आपके पास E1 की वैल्यूज आ जाएगी। ये वोल्टेज कहाँ पर खर्च है, रेजिस्टेंस पर। ये वोल्टेज खर्च कहाँ पर है, रिएक्टेंस पर। तो इन दोनों खर्च वोल्टेजों को अगर जोड़ दिया जाए किसके साथ, E1 के साथ, तो हमारे पास सप्लाई वोल्टेज के बराबर वोल्टेज आ जाएगा, क्या नहीं आ जाएगा दोस्तों? अगर मैंने आप लोगों से कहा कि यहाँ पर जो वोल्टेज की वैल्यू है E2, वो कितनी रहेगी, तो आप लोग क्या बता सकते हैं मुझे, E2 की वोल्टेज की वैल्यू कितनी रहेगी, क्या नहीं? E2 कहाँ पर है, यहाँ पर वोल्टेज है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर अगर लोड वोल्टेज दे रखा है तो E2 उत्पन्न होने के बाद यहाँ खर्च हुआ, यहाँ खर्च हुआ, देन ही तो लोड पर मिला। तो आप लोग V2 लोड वोल्टेज दे रखा है तो इसको जोड़ दोगे आप लोग,
कैसे जोड़ोगे, V2 प्लस, जोड़ोगे ध्यान रखना, घटाना नहीं है। क्यों? क्योंकि जोड़ोगे इसलिए क्योंकि हमेशा लोड वोल्टेज कम रहेगा उत्पन्न वोल्टेज से, क्योंकि उत्पन्न हुआ तभी तो जाके लोड पर प्राप्त हुआ है। तो पहले खर्च होगा ना उत्पन्न होने के बाद, तभी तो लोड पर मिलेगा। तो कितना खर्च होगा बताओ दोस्तों। एक तो रेजिस्टेंस के कारण खर्च हो रहा है, इसके अंदर जो करंट जाती है जैसे बोलते हैं I2, तो आप कहोगे I2 R2 cos phi प्लस I2 X2 sin phi। ये हमारे पास यहाँ पर खर्च होने वाला है। कभी आपसे V2 पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। कैसे निकालोगे, E2 में से इसको पक्षांतरण कर दोगे, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा I1 R2 cos phi प्लस I2 X2 sin phi। ऐसे इसको भी याद कर सकते हो। क्यों? क्योंकि V2 तो मिलेगा तो खर्च होने के वाला वोल्टेज वो कम हो जाएगा E2 में से, तभी तो मिलेगा। तो वही मैंने आप लोगों को यहाँ किया है। आप अच्छी तरह से जानते हैं E2 अपॉन E1 जो होता है वो K को दर्शाता है, अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन रेशो को दर्शाता है। दर्शाता नहीं दर्शाता? तो यहाँ पर अगर मैंने E1 की वैल्यू की बात करूँ तो E1 की वैल्यू कैसे निकालोगे दोस्तों। E1 की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो कैसे निकालोगे बताइएगा। E1 की जो वैल्यूएशन रहेगी वो रहेगी E2 अपॉन K। क्या रहेगी दोस्तों, E2 अपॉन K रहेगी, नहीं रहेगी? ऐसे भी पता कर सकते हैं हमारा E1 की वैल्यूएशन, क्योंकि यहाँ पर K E2 अपॉन E1 बराबर K रहता है। तो E1 याद किया मैंने तो E2 अपॉन K आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं E1 की वैल्यू लिखूँ, E1 की वैल्यू यहाँ दे रखी है, इस वैल्यू को मैं इसके अंदर पुट करूँ तो क्या होगा, V1 बराबर E1 की जो वैल्यूएशन है वो कितनी है, E2 अपॉन K प्लस एज इट इज वैल्यूज आ जाएगी है I1 R1 cos phi प्लस I1 X1 sin phi। इस तरीके से याद कर सकते हो कि नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर E1 की जो वैल्यूएशन थी वो कितनी मिली, E2 अपॉन K। तो E2 अपॉन K प्लस जो एज इट इज आगे की वैल्यू है वो एज इट इज लिख दी। दोस्तों ऐसा भी तो हो सकता है कभी कभार कि मैं इसको ऐसे लिखूँ, 1 अपॉन K E2 प्लस IR1 cos phi प्लस I1 X1। ऐसे भी तो कह सकते थे, क्या नहीं कह सकते थे। यहाँ पर जो वैल्यूएशन आने वाली है वो क्या आने वाली है, V1। अब देखो यहाँ पर ऐसे कहने से अगर V2 का मान E2 का मान आपको पता है तो उस वैल्यू को भी तो लिख सकते हो आप इसके अंदर, क्या नहीं। देखो E2 E1 याद करने का एक तरीका तो ये हो गया हमारे पास। एक तरीका अगर मान के चलो E2 दे रखा है आप लोगों को, E1 दे ही नहीं रखा, तो V1 कैसे पता करोगे, तो ऐसे भी कर सकते हो, E2 को में K का भाग देकर इसको निकाल सकते हो आप लोग। और क्या तरीका है दोस्तों, और तरीका ये भी है कि अगर मैं यहाँ पर जो E2 का मान दे रखा है आप लोगों को, इस वैल्यू को इस समीकरण के अंदर पुट कर दूँ तो, क्योंकि यहाँ पर E2 की वैल्यू है तो E2 के मान को भी लिख दूँ तो क्या होगा, इसको समीकरण 1 मान लूँ, समीकरण 1। तो आप कहोगे समीकरण 1 में E2 का मान रखने पर अब देखो दोस्तों कैसे रखोगे, V1 बराबर 1 अपॉन K। E2 कितना है बताइए, E2 कितना है, E2 का मान कितना है, देखिए यहाँ पर कितना है, जल्दी से बताओगे। E2 का मान है V2 प्लस I2 R1 2 cos phi प्लस I2 X2 sin phi। दोस्तों मैंने सिर्फ अभी किसका मान लिखा है, देखो ये मान उठा के यहाँ रख दिया। क्यों रख दिया, क्योंकि ये E2 का ही मान था, इसको E2 की जगह रख दिया। E2 की जगह मतलब यहाँ पर मैंने इसको रख दिया। लेकिन प्लस में तो ये भी तो है, तो प्लस में ये भी करोगे, प्लस
I1 R1 cos फाइव प्लस I1 X1 साइन फाइव। ये हमारे पास इस तरीके से भी निकाल सकते हैं V1 की वैल्यूएशन। यदि V2 दे रखा है आप लोगों को, I1 I2 दे रखा है, तो इस तरीके से भी आप लोग वैल्यूएशन को निकाल सकते हो दोस्तों। तो ये हमारे पास किस तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका आपके पास ये आ गया, एक तरीका आपके पास ये आ गया, और एक तरीका आपके पास V1 का निकालने का ये आ गया। आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या किया, वैल्यूज लिखते चले। E1 की वैल्यू लिखी, E1 की वैल्यू कितनी होती है U2/K, तो यहाँ लिख दिया। और अगर बात करेंगे यहाँ पर E2 का भी मान मैंने लिख दिया, E2 का मान वहाँ से उठा के यहाँ पर लिख दिया। तो सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। E2 का मान कितना होता है, V2 प्लस I2 R2, ये देखो एज इट इज उतार दिया, प्लस बचा हुआ क्या था, ये था, तो ये भी मैंने इसके अंदर पुट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, E1 की वैल्यू निकालने का तरीका आ गया है। कई तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं दोस्तों। समझ रहे हैं मेरी बात? तो सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप लोग दोबारा से एक बार दोबारा से वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हो, आपके इजीली आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत इसके अंदर है नहीं है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी और सेकेंडरी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, सवाल करेंगे, जो मैंने आप लोगों को कल समझाया था, पिछले वीडियोज में जो समझाया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो एक दो सवाल देखते हैं, देन आगे बढ़े। पहला क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लिखना चाहूँगा। किसी ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस क्रम से R1 बराबर 2 R2 बराबर 1 ओम, X1 बराबर 0.5 ओम, X2 बराबर 0.2 ओम हो, तो प्राइमरी को रेफर करते हुए, प्राइमरी के रेफरेंस में तुल्य प्रतिरोध, प्रतिघात तथा प्रतिबाधा याद करो, प्रतिबाधा ज्ञात करो। मैंने समझाया था कल कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, कैसे इक्विवेलेंट रिएक्टेंस निकालते हैं और कैसे इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने कल आप लोगों को प्रॉपर पिछले वीडियोज में समझा दी थी। अब हम लोग बात करेंगे इसमें कि प्राइमरी के अंदर R1 और R2 का मान दे रखा है, X1 और X2 का मान आप लोगों को ट्रांसफार्मर के अंदर दे रखा है। ट्रांसफार्मेशन रेशो नहीं है, तो ट्रांसफार्मेशन रेशो के वैल्यूज आप लोग लिख दोगे 1/2, 1/2। ये हमारे पास ट्रांसफार्मेशन रेशो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे दिया। ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मर रेशो कितना है, 1/2 या 0.5। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को निकालना है तुल्य प्रतिरोध, रेफर टू प्राइमरी, तुल्य प्रतिरोध रेफर टू प्राइमरी, जिसे R01 भी कहा जा सकता है। कैसे निकालोगे दोस्तों? निकालने का तरीका क्या था, R1 प्लस R2 अपॉन K स्क्वायर, यही था।
तो कैसे निकालोगे दोस्तों, R वन की जो वैल्यूएशन है वो कितनी है आपके पास, 2। R2 की वैल्यूएशन आपके पास कितनी है, 1। और K की वैल्यूएशन है 1/2 का स्क्वायर। यही है दोस्तों। तो R01 की वैल्यूएशन आप निकाल लो, 2 + 1/1/4 हो जाएगा दोस्तों। और 1/4 का मतलब होता है 25। तो यहाँ पर हमारे पास ये कितनी बार जाएगा, तो 2 1/25 कैसे दो, यहाँ पर डायरेक्ट 4 को ऊपर ले जाओ तो 0.25 का 1 में भाग दोगे तब भी 4 बार जाएगा, और इसको भी 4 ऊपर ले जाते तो भी 4 ही आता। तो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो 2 + 4 बराबर 6 ओम। यहाँ पर क्या होगा, प्राइमरी को रेफर करते हुए तुल्य प्रतिरोध होगा 6 ओम। कितना होगा, 6 ओम। कैसे निकालते हैं, R1 + R2/K², जो मैंने आप लोगों को कल समझा दिया था। अब बात करेंगे दोस्तों तुल्य प्रतिरोध के बाद में, तुल्य प्रतिघात। तुल्य प्रतिघात क्या होता है, तुल्य प्रतिघात को हम कहते हैं दोस्तों X01। कैसे निकालते हैं, X1 + X2/K²। X1 की अगर बात करेंगे दोस्तों, X1 कितना है बताइएगा। X1 की अगर बात करते हैं तो कितना है, 0.5। और X2 की बात करते हैं तो 0.2। तो 0.5 + 0.2/K कितना है दोस्तों, आपको अच्छी तरह से पता है, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4। तो 0.5 + 0.2/1/4, 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा दोस्तों। तो 4 अगर इसके पास जाएगा तो 0.5 प्लस इससे जाके अगर 4 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 0.8। तो कितना आया दोस्तों, निकाल के देखो आप लोग। 4 ऊपर जाता है तो 0.2 से गुणा होगा, 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। 0.8 कितना हो गया, 1.3 ओम। कितना हो गया, 1.3 ओम। यहाँ पर वैल्यूएशन आ गई है, आगे नहीं आ गई। तो तुल्य प्रतिरोध भी निकाल लिया आप लोगों ने, और तुल्य प्रतिघात भी आप लोगों ने निकाल लिया। अब बात आती है तुल्य प्रतिबाधा की। तुल्य प्रतिबाधा दोस्तों, तुल्य प्रतिबाधा निकालने का सूत्र क्या बताया था मैंने दोस्तों आप लोगों को, √ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का स्क्वायर इक्विवेलेंट रिएक्टेंस का स्क्वायर। Z01 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का स्क्वायर क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को सभी को पता है। कैसे निकालोगे, कितना है, 6। तो 6 का स्क्वायर + 1.3 का स्क्वायर। तो Z01 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 36। और 1.3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 1.3 का स्क्वायर होगा 1.69। कितना होगा दोस्तों, 1.3 × 1.3 करोगे तो 1.69 आप लोगों के पास आएगा। और जिसको यदि मैं 36 के साथ जोड़ूंगा तो ये वैल्यूएशन आने वाली है दोस्तों Z01 की आप लोगों के पास √37.69। और √37.69 की जो वैल्यूएशन होने वाली है दोस्तों, वो होने वाली है 6.139 ओम। ये हमारे पास तुल्य प्रतिबाधा आ गई। क्या आ गई दोस्तों, तुल्य प्रतिबाधा। तो इस तरीके से इजीली निकाल सकते हो आप लोग। पहले सबसे पहले क्या निकाला, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिघात और तुल्य प्रतिबाधा। दोस्तों ये मैंने कल ही आप लोगों को समझा दिए थे, फॉर्मूले कहाँ से आए। अगर जिस बच्चे के समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा से वीडियोज़ को देखिएगा, पहले निकालना सीखिएगा कि तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या है। प्राइमरी को रेफर करने पर तुल्य प्रतिरोध ऐसे निकालते हैं, तुल्य प्रतिघात ऐसे निकालते हैं। उसके बाद तो वैल्यूज लिखनी है दोस्तों। R1 का वैल्यू दे रखा है आप लोगों को, R2 का वैल्यू दे रखा है आप लोगों को, वैल्यूज लिख के ही तो कैलकुलेशन किया है। और क्या किया आप लोगों ने, क्या नहीं, ये हमारे पास क्या गया, प्राइमरी को रेफर करते हुए तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिघात और तुल्य प्रतिबाधा। और भी सवाल हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। चल
एक सवाल और करते हैं दोस्तों। किसी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में 200 टर्न तथा सेकेंडरी में 400 टन है, यदि इस वाइंडिंग में, यदि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस क्रमशः R1 बराबर 2, R2 बराबर 3 ओम, X1 बराबर 0.5 ओम, X2 बराबर 1 ओम, तो सेकेंडरी को रेफर करते हुए तुल्य प्रतिरोध तुल्य प्रतिघात और तुल्य प्रतिबाधा याद करो। करोगे दोस्तों फटाफट, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर आप लोगों को, इजीली आसानी से आप लोग सवाल को सॉल्व कर दोगे। कैसे देखो इधर, तुल्य प्रतिरोध का सेकेंडरी को रेफर करते हुए पूछा है इस बार, प्राइमरी को नहीं। तो R02 का वैल्यू पूछा है, R02 मतलब सेकेंडरी को रेफर करते हुए तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। निकालने का तरीका है दोस्तों R2 प्लस K² R1। वो कल भी मैंने आप लोगों को समझाया था, क्यों आया ये फॉर्मूला, कहाँ से आया, ये चीज़ मैंने इजीली आप लोगों को समझा दी थी। देखो दोस्तों R2 का वैल्यू कितना है 3, K का मान कितना है, ट्रांसफार्मर रेशो निकाल के देख लो दोस्तों, 200 टर्न प्राइमरी में है और सेकेंडरी में टर्न कितने हैं दोस्तों 400। तो N2/N1 होता है K, क्या नहीं होता, तो कितना हो गया 400/200, तो ट्रांसफार्मर रेशो कितना आएगा दोस्तों 2, तो 2 का स्क्वायर यहाँ करो। R1 की वैल्यूएशन कितनी है बताओ 2 है, नहीं है 8, तो 3 प्लस 2 दूनी 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, तो 8 यहाँ पर क्या आएगा 11 ओम वैल्यूएशन आ गई। कितनी आ गई दोस्तों 11 ओम की वैल्यूएशन यहाँ पर आ गई है, किसकी R02 की। यहाँ पर इक्विवेलेंट सेकेंडरी को रेफर करते हुए तुल्य प्रतिघात की बात करेंगे तो क्या आएगा X2 प्लस K² X1। X2 की वैल्यू कितनी है बताओ 1 ओम, K की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर प्लस इंटू क्या आ रहा है X1, मतलब जिसे कह रहे हैं 0.5 है नहीं है, तो देखो इधर 1 प्लस 4 इंटू 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2, तो कितना आएगा दोस्तों 3 ओम आ गया। यहाँ पर आप लोगों का अगर बात करेंगे Z01 की 2 की, तो फॉर्मूला वही होता है R02 का स्क्वायर प्लस X02 का स्क्वायर। बताओ कैसे निकालोगे, R0 11 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर,
11 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 121, और 121 प्लस 9, तो दोस्तों ये आ रहा है 130। और 130 का रूट कितना होता है दोस्तों, 130 का हमारा रूट होगा, वो होगा दोस्तों 11.40। ये हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, रिएक्टेंस की वैल्यूएशन आ गई, इम्पीडेंस की वैल्यू आ गई तुल्य प्रतिबाधा। तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, तरीका आप लोगों को पता है, वैल्यूएशन लिखनी है देन कैलकुलेट करना है, इजीली आ जाएगा। कितना आएगा 11 ओम। ट्रांसफर रेशो निकाल के देख ही लिया हम लोगों ने यहाँ पर। और यहाँ पर अगर बात करते हैं तुल्य प्रतिघात की, तुल्य प्रतिघात x2 प्लस के स्क्वायर इंटू x1 से निकालेंगे। कल मैंने आपको बता दिया था ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी रिएक्टेंस कैसे निकालते हैं, इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं, तरीके मैंने आप लोगों को बता रखे थे, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इजीली आप लोग आसानी से कर दोगे सवाल को, क्या नहीं। तो एक क्वेश्चन और देखेंगे दोस्तों, देन आफ्टर ऑल फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। किसी 33 कोई भी ऑब्लिक 11 kV ट्रांसफार्मर में प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस क्रमशः 0.3 ओम, 0.5 ओम, 1 ओम, 2, तो प्राइमरी को रेफर करते हुए तुल्य प्रतिरोध प्रतिघात और प्रतिबाधा याद करो। कैसे करोगे, सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध की बात करते हैं। R01 कैसे निकालते हैं दोस्त, R1 प्लस R2 अपॉन के स्क्वायर। ये प्राइमरी को रेफर करते हुए निकालना है, तो इस तरीके से निकालेंगे। R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बताना, 0.3। R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.5। के की वैल्यूएशन आपको याद करनी है, तो के का वैल्यू कितना, 33 kV अपॉन 11 kV। तो के क्या होता है, E2 अपॉन E1 होता है। तो E2 कितना है 11 kV अपॉन 33 kV, तो कितना आएगा 1.3 के की वैल्यूएशन आ गई। तो 1.3 का स्क्वायर होगा, नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0.3, 0.5, 1/9 आ गया, 9 ऊपर जाएगा। तो दोस्तों कैसे निकालोगे, 0.3 प्लस 0.5 इंटू 9, 0.3 प्लस 0.5, 9 कितना है, 9 पंजे 45। तो 4.5 और 4.5 और 0.3 कितना हो जाएगा दोस्तों,
4.8 ओम। ये हमारे किसकी वैल्यूएशन आ गई, R01 की वैल्यूएशन आगे नहीं आ गई, यही होगा। दूसरा हम बात करते हैं X01 की वैल्यूएशन, तो X1 प्लस X2 अपॉन के स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बाद इक्विवेलेंट रिएक्टेंस क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस आ जाएगा, क्या नहीं आएगा। कैसे निकालोगे, X01 बराबर X1 की वैल्यूएशन कितनी है दोस्तों 1, X2 की वैल्यूएशन कितनी है 2, K का वैल्यू कितना है 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो देखो 1 + 2 अपॉन 1/9, तो 1 + 2 9 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 9 दूनी 18 रेख 1900, X01 की वैल्यू 1900। Z01 की वैल्यूएशन निकालो दोस्तों, तुल्य प्रतिबाधा कहते हैं जिसे। कैसे निकालोगे, आप सबको पता है R01 का स्क्वायर X01 का स्क्वायर, यही तरीका होगा दोस्तों। देखो इजीली आसानी से, क्योंकि देखो समझ में नहीं आया है आपके, तो वो इसका रीज़न है कि पिछला वीडियो आपने सही ढंग से नहीं देखा है। पिछला वीडियो फॉर्मूलेज है, फॉर्मूलेज के अंदर वैल्यू जो आप लोगों को दे रखी है वो पुट करके कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपको पता है अच्छी तरह से क्या करना है, आप लोगों को अच्छी तरह से ये चीज़ पता है कि इसकी वैल्यूएशन है 4.8 का स्क्वायर, और यहाँ पर आए 19 और 19 का स्क्वायर, तो 4.8 दोस्तों इसका स्क्वायर होता है 4.8 × 4.8 किया तो हमारे पास वैल्यूएशन आ गई कितनी दोस्तों 23.04, और 19 × 19 यहाँ पर करेंगे तो 361 प्लस 23.04, हमारे पास कितना आ गया ये दोस्तों 384.04, और 384.04 का करेंगे 19.596 आएगा। ये लो, ये हमारे पास इसकी वैल्यूएशन आ गई है कितनी 19 पॉइंट, ये Z01 की वैल्यूएशन। तुल्य प्रतिबाधा इस तरीके से निकालोगे दोस्तों, सभी को समझ में आ गया होगा, आसानी से सवाल कर लोगे आप लोग। अब आपको एक काम करना है सभी स्टूडेंट को, मैंने प्राइमरी को रेफर करते हुए निकाल दिया, आप सेकेंडरी को रेफर करते हुए आप निकालोगे सभी। सेकेंडरी को रेफर करने पर कैसे होगा, सेकेंडरी को रेफर करते हुए निकालोगे, कैसे निकालोगे, पहला फॉर्मूला है R02 का कैसे करोगे, R2 + K² R1, इसी तरह से X02 X2 + K² X1, Z02 √ R02 का स्क्वायर X02 का स्क्वायर निकाल लो। ये फॉर्मूलों को लागू करते हुए वैल्यूज लिखते जाओ, K का मान आपको पता ही है 1/3 है, आप लोग आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहले भी निकाल के देखे ना हम लोगों ने, कभी टोटल कॉपर लॉसेज पूछ लें तो I1² अगर दे रखा है, प्राइमरी धारा दे रखी है तो R01 को मल्टीप्लाई कर देना टोटल कॉपर लॉसेज, या I2 दे रखी है I2² × R02 कर देना, R02 पता है उसको I2 से मल्टीप्लाई कर देना इसको इससे, तो ये टोटल कॉपर लॉसेज भी इससे निकाल सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग ट्रांसफार्मर, कौन से हमारे आइडियल ट्रांसफार्मर होते हैं, कौन से प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, नो लोड पर क्या होता है, फुल लोड पर क्या होता है, उनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। समझ में आ गया होगा, वापस ये इन्हीं सवालों को करने का कोशिश करना, इजीली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। सवाल क्या था, दोबारा से लिख देता हूँ।
वापस से रिवाइज करके सभी देख लेंगे ताकि इजीली आप लोगों को समझ में आ जाए। एक बार रिवाइज करके क्वेश्चन को देख लीजिएगा सभी, ताकि आसानी से क्वेश्चन को समझ सकें। और वो कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, धन्यवाद।